जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम है। तो भाई जैसा आप सभी लोगों ने ऑन डिमांड की थी कि सर हमारे को जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया या फिर जो स्टैटिस्टिक हो गया उसके सारे के सारे जो ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आप प्रोवाइड करें, ताकि हमारा 1 से 2 वीडियो के अंदर क्या होता है जितने भी आपके ग्राफ्स के टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या एक बार में क्लियर कर ले। तो भाई अभी देखो आप में से अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहा है तो यार सभी आप लोगों का मोस्ट वेलकम कि हमारे चैनल पे आ गए। और जब चैनल पे आ गए बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अगर आपने अभी स्टैट्स वाले नहीं देखा आपने कि जो स्टैटिस्टिक में होता है, मैंने आपको 2 वीडियो दी थी और 2 वीडियो के अंदर क्या होता है जितना भी हमारा ग्राफ का कॉन्सेप्ट होता था वो सारा का सारा मैंने उसमें कवर कर दिया। मतलब A to Z जितने भी ग्राफ होते थे आपके, ठीक है, स्टैटिस्टिक में सारे के सारे मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सारे ग्राफ्स को मैंने कवर कर दिया। तो भाई अब बात आती है हमारी जो आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी कि सर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी ग्राफ को करवाइए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी यार थोड़ा सा ग्राफ ज़्यादा है, तो मे भी जो वीडियो होगी वो आपकी 2 वीडियो हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो ग्राफ की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है आपका, ठीक है, वो पीपीसी होता है, पीपीएफ होता है, ठीक है, मतलब उत्पादन संभावना व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ठीक है। इससे हमारी पहली शुरुआत होती है जो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको थ्योरी का पोर्शन नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट हम बस ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ग्राफ में क्या क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के नहीं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट होते हैं बार में हम इस वीडियो में क्या कवर कर दें। तो पहला देखो पीपीसी कर्व क्या होता है अगर हम बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर पीपीएफ क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब आप कह सकते हो कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है कि 2 वस्तुओं के, ठीक है, दिए गए संसाधनों और तकनीकी के आधार पर क्या होता है 2 वस्तुओं के जो विभिन्न सहयोग होते हैं उनको एक रेखा चित्र की सहायता से क्या करता है वो रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब बात आती है कि इसका ग्राफ कैसे होता है, तो इसका ग्राफ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्या होता है ये प्रॉपर्टी है, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर एक्स वस्तु हो जाएगी, ठीक है, और ये इधर हमारा क्या होता है वाई वस्तु होगी, ठीक है, क्या होगी वाई वस्तु, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नॉर्मली क्या करना है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको इस तरह का ड्रॉ करता है हमेशा इसका शेप देखना, ठीक है, ऐसा करके। लेकिन यहीं से कई बार आपका क्वेश्चन क्या बनता है, कहेगा कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है उस पर आप प्राप्य संयोगों को दर्शाइए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो जो भी हमारे कर्व होता है, ठीक है, ये जो भी कर्व बनता है इस कर्व के ऊपर क्या होता है कि मान लो मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर PQR, ठीक है, ये हो गया। फिर मान लो मैंने यहाँ पर S ले लिया और यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया T, क्लियर यहाँ तक। तो अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर प्राप्य अप्राप्य सहयोग को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो हमारे पॉइंट कौन कौन से, ठीक, अगर हम यहाँ पर पॉइंट बात करते हैं पॉइंट P, पॉइंट Q और यहाँ पर पॉइंट R, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है भाई ये आपको प्राप्य सहयोग को दिखाते हैं, किसको, जो प्राप्य सहयोग उसका। अब कहोगे इसका मतलब क्या होता है, देखो प्राप्य सहयोग जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसका सीधा सा मतलब क्या है कि उस पॉइंट के ऊपर जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते थे, जितने भी हमारे पास टेक्नोलॉजी होती थी वो फुली क्या यूटिलाइज्ड है, क्या है पूरी तरह से उसका हमने क्या कर लिया यूज कर लिया। एक भी क्या होता है हमारे पास रिसोर्सेज और एक भी जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे पास क्या रिमेन नहीं है, ठीक है। इसी का मतलब ही होता है हमारा क्या होता है ये प्राप्य सहयोग होता है, ठीक है। क्लियर है कि मतलब कि हमारे पास जो PQR पॉइंट है इस पॉइंट पे हमारे रिसोर्सेज और हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है पूरी तरह से क्या हो गई यूटिलाइज हो गई, हमारे पास एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं बची है, ठीक है। तो अब सोचो आप लोग कल्पना करिए, ठीक है, क्या हम T वाले पॉइंट को हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। तो जो हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या होगा T, ठीक है, ये क्या दिखाएगा अप्राप्य सहयोग को, किसको अप्राप्य सहयोग को दर्शाएगा, अनअटेनेबल, ठीक है, कॉम्बिनेशन को, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसका उत्पादन करना इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट तक उत्पादन करना हमारे बस की पॉसिबल नहीं है। रीजन बिहाइंड क्योंकि यहाँ पर भाई हमारे पास जो रिसोर्सेज थे ऑलरेडी क्या होते हैं PQR पे हमारे पूरे के पूरे क्या हो गए वहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपसे कहेगा PP के अंदर मान लो PPC होता है उसके अंदर, ठीक है, तो जो S पॉइंट होगा आप बता देना कि जो S पॉइंट है ये क्या होता है ये अपूर्ण, ठीक है, अपूर्ण प्रयोग को दर्शाता है। क्या होता है अपूर्ण प्रयोग मीन्स की इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे S पॉइंट पे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं और जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है हम उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर से क्या बचा रहे हैं, मीन्स कि आप उसका फुल यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है पीपीसी के बारे में जो ग्राफ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है।
अब आपसे पूछा जाएगा कि जो पीपीसी होता है, ठीक है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीएफ जो होता है उसमें परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, उसमें चेंजेस कहते हैं। तो देखो चेंजेस हमारे दो बेसिस पे आएंगे, ठीक है, ये आपका 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पेपर में ग्राफ से रिलेटेड हो सकता है। तो पहला जो चेंजेस आता है किसमें, चेंज इन रिसोर्सेज में, ठीक है, अगर हम संसाधनों में परिवर्तन करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को पता भाई जो हमारा पीपीसी बनता है वो संसाधनों के बेस पे बनेगा और टेक्नोलॉजी के बेस पे, ठीक है। तो अगर हम संसाधनों में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन दो केस में करेंगे, या तो क्या करेंगे संसाधन को बढ़ाएंगे या तो संसाधनों को घटाएंगे, ठीक है। तो अगर हम संसाधनों में परिवर्तन करते हैं, इसको 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। पहले संसाधनों में वृद्धि, तो संसाधनों मान लो पहले यहाँ पर रिसोर्सेज हमारा पीपीसी था, लेकिन जैसे हमने रिसोर्सेज को इंक्रीज किया, रिसोर्सेज को बढ़ाया, तो भाई हमारा जो पीपीसी कर्व होता है क्या होता है, वो आप कहोगे राइट वर्ड शिफ्ट हो गया दाईं ओर। एक चीज हमेशा नोट बना के लिखना, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर चाहे कोई भी आप फिगर पढ़ रहे हो, कोई भी ग्राफ पढ़ रहे हो, अगर वो फिगर आपका दाईं ओर जा रहा है तो हमेशा समझना ध्यान से क्या होता है, वो कहीं न कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ को दर्शा रहा है, कहीं न कहीं वो वृद्धि को दर्शा रहा है, मतलब क्यों एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, मींस कि लेफ्ट साइड जा रहा है, बाईं ओर जा रहा है, तो समझ लेना कि वो क्या होता है, हमेशा इकोनॉमी के अंदर जो समस्या होती है, जो कमियां होती है, उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जैसे हम संसाधनों में वृद्धि करेंगे तो हमारा पीपी कर्व क्या होगा, वो राइटवर्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसका जस्ट इनवर्स अगर हम बात करते हैं कि अगर संसाधनों में कमी करते हैं, मान लो जो पीपीसी अगर हम संसाधनों में यहाँ पर क्या करते हैं, कमी करते हैं, तो कमी करने के कारण क्या होता है कि जो आपका पीपी सर्व क्या हो, बाईं ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मींस कि वो लेफ्ट वर्ड क्या हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया संसाधनों के बेस पे। दूसरा हमारे को बताना है वस्तु की तकनीक, कह रहा है तकनीक में परिवर्तन क्या होता है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। अब आपको पता भाई कि पीपीसी बनाने के लिए आपके पास 2 टेक्नोलॉजी होगी, क्या होगी, पीपीसी बनाने के लिए आपके पास 2 टेक्नोलॉजी, एक आपका एक्स है, दूसरा क्या वाई है। तो अगर मैं सिर्फ एक्स की जो तकनीक होती है उसमें परिवर्तन करता हूँ, मेरे को पता नीचे एक्स है ऊपर वाई है, अगर मैं एक्स वाली जो टेक्नोलॉजी होगी अगर उसको मैं अपडेट करता हूं, उसको अपग्रेड करता हूं, तो मेरा प्रोडक्शन क्या एक्स का बढ़ेगा कि वाई का। आप लोग कमेंट करके बताओ, तो कहोगे सर एक्स का बढ़ेगा। तो देखिए यहां पर हमारा, तो पहले हमारा प्रोडक्शन एक्स का इतना होता था, लेकिन अब क्या होगा, बढ़कर इतना हो गया। क्यों, क्योंकि भाई मैंने चेंज किसके अंदर किया है, एक्स का जो होता था, एक्स की जो टेक्नोलॉजी होती थी मैंने उसको चेंज किया था, ठीक है, एक्स की जो टेक्नोलॉजी होती है मैंने उसको चेंज किया था यहाँ पर, ठीक है। अब अगर सेम हम बात करते हैं, जैसे मान लो चलो कह रहे हो कि एक्स का नहीं मेरे को वाई का करना है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम वाई में चेंज करेंगे तो हमारा जो एक्स का रहेगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सिर्फ हमारा क्या होगा, जो वाई का होगा रिसोर्स, मतलब जो वाई टेक्नोलॉजी क्या होगी, वाई का जो प्रोडक्शन होगा वहां पर बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला तकनीकी बेस में आपको 3 पॉइंट लिखना, पहला आपका एक्स वस्तु को लेकर, दूसरा वाई वस्तु को लेकर, क्लियर है यहाँ तक। और यार अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि सर आपकी वीडियो से सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाते हैं, जितने भी डायग्राम वाले होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहे कि अगर मान लो हम दोनों की टेक्नोलॉजी को अपडेट कर दे, दोनों की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दे, मींस कि चाहे एक्स का हो चाहे वाई का, तो इससे क्या होगा, तो इससे हमारा पीपीसी क्या होगा, एक्स का भी बढ़ेगा, प्लस में क्या होता है, वाई का भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पीपीसी को लेकर होता है। अब देखो यहाँ पर कई बार ना पेपर में क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया, ठीक, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब देखो यहाँ पर आपसे कई बार ना क्वेश्चन पूछा गया कि जो भी हमारा पीपीसी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, एक ध्यान रखना एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका बनेगा पेपर में, ठीक है। 2 टॉपिक है, कह रहे कि मान लो आपके पास जो पीपीसी कर्व है, क्या है, जो पीपीसी आपका वक्र है, ठीक है, पीपीसी आपका जो वक्र है, ठीक है, वो आपका स्ट्रेट लाइन का हो सकता है, मीन्स कि मान लो ऐसे पीपीसी है, ठीक है, ये ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा पीपीसी है, तो कह रहे कि जो पीपीसी कर्व होगा ये अगर मान लेते हैं इसको स्ट्रेट लाइन में आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये ऐसा कब हो सकता है, क्लियर है, ऐसा कब होगा। तो आप ध्यान रखना है एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा होने का रीजन क्या होगा कि जो आपका एमओ, ठीक है, एमओसी या फिर आप कह सकते हो जो एमआरटी, क्या करो एमआरटी, अगर ये क्या होती भाई, अगर ये क्या होती है, ठीक है, अगर ये क्या होती है, स्थिर होगी, क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट होने के कारण क्या होता है, आपका जो पीपीसी कर्व होगा वो क्या हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना कि पीपीसी आपका स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, ठीक है। दूसरा यहां से कॉन्सेप्ट आपका क्या बनाएगा, आपसे कहेगा देखो पीपीसी कर्व तो हमें पता भाई ऐसा होता है, ठीक है, पीपीसी कर्व हमें पता है इस तरह का होता है, लेकिन कहेगा ये मूल बिंदु, अभी देखो मूल बिंदु क्या नतोदर हो रहा है, मीन्स कि जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है उससे दूर जा रहा है,
कह रहे कि ये कब ओरिजिन पॉइंट के पास आएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि कब ये ऐसा फॉर्म में हो सकता है, मतलब मीन्स कि आईसी कर्व में ऐसा किस केस में होगा, तो आप कहोगे भाई ऐसा होगा कब होगा, जब हमारा क्या एमओसी या फिर जो एमआरटी होती है, एमओसी या फिर जो एमआरटी होती है वो क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो रही हो, ठीक, कम हो रही हो, ठीक है। बस ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई पीपीसी, जहां पर आपके 2 नंबर एमसीक्यू में बहुत धाकड़ क्वेश्चन आ सकता है। बच्चे यहां पर कई बार गलती करके आते हैं, कहेंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, होगा। बस ध्यान रखना कि जब एमओसी या फिर एमआरटी जो होगी उसकी रेट अगर आपकी कांस्टेंट होगी तो पीपीसी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में। और जब अगर हमारा क्या होता है पीपीसी कर्व, अगर जो एमओसी या फिर एमआरटी रेट अगर वो गिर रही होगी, ठीक, कम हो रही होगी, तो उस केस में जो पीपीसी होगा क्या होगा, मूल बिंदु का क्या अंतोदर होगा, ठीक है। तो यहां तक हमारा किसका कॉन्सेप्ट होता है, जो भी पीपीसी के ग्राफ को लेके टॉपिक्स थे वो सारे यहां पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा था जो पीपीसी को लेकर के पीपी के जितने भी पीपीसी के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्राफ को लेकर कैसे कैसे होता है, पीपी में चेंज क्या होता है, पीपी कांस्टेंट कब हो सकती है, फिर पीपी जो एक होता है आपका अंतोदर कब होता है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला जो डायग्राम का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी, और यहाँ पर क्या होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स की कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना यहाँ पर 3 नंबर में आपसे रिलेशन को पूछ सकता है कि भाई जो टीयू होता है और जो एमयू होता है उसमें डायग्राम के थ्रू क्या करो, आप उसमें क्या करिए, रिलेशन को बताइए कि डायग्राम के द्वारा उनका रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल ही बात है, पहले हमारे को इस तरह से जो आपका टीयू होता है, ठीक है, उसको ड्रॉ कर देना। वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, टीयू क्या होता है दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका अधिकतम बिंदु हो जाएगा, ये क्या होगा आपका टीयू, नीचे इकाई हो जाएगी, एक्स अक्ष होगा, और फिर आपका एमयू का, मतलब कि जब भी ये ना कहीं नहीं कि आपने अगर इसके पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भाई कि जो भी हमारा होता है परिवर्ती अनुपातों का नियम, सेम परिवर्ती अनुपातों का कॉन्सेप्ट और जो हमारा क्या टीयू और जो एमयू का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एज इट इज है, बस, ठीक है। डायग्राम ऑलमोस्ट क्या होता है दोनों में कॉमन आता है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो ये हमने इसको मान लो डायग्राम बना दिया, ठीक। अब इनमें रिलेशन देखो यार, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, अगर आपको डायग्राम दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना तो उस तरह से आप यहाँ पर अपने आप में रिलेशन खुद से लिख सकते हो। तो यहाँ पर पहला रिलेशन क्या दिख रहा है भाई, टीपी क्या रहा है, टीयू लगातार क्या बढ़ रहा है, ठीक है। जब टीयू बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, लगातार ये स्थिरिक है, धनात्मक है। तो क्या लिखा मैंने वहीं पर, जब टीयू बढ़ता है तो एमयू क्या धनात्मक होती है। अब टीयू लगातार बढ़ रहा है तो ये क्या है, यहाँ तक अगर आप देखोगे पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि जब जो आपका टीयू होता है टोटल यूटिलिटी जब होता है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, क्या होता है मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, अधिकतम बिंदु पर होता है, तो उस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे जो आपका जो एमयू होता है वो क्या होता है, वो आपका शून्य हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जब टीयू, ठीक है, जब टीयू क्या होता है गिरने लगता है तो वो क्या होता है ऋणात्मक होता है, क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ तक एक बार आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो आपका तटस्थ वक्र। यहाँ से भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। थ्योरी का क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट डायग्राम का एक क्वेश्चन आपको पता होना जरूरी है कि जो इसके नाम बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या, हम 3 नाम कह सकते हैं जो पेपर में यूज होता है। तो पहला क्या होता है आपका तटस्थ वक्र जो कॉमन है, बाकी अनाधिमान इसको कहते हैं, दूसरा हमारा कह रहे हैं उदासीन जो वक्र होता है, वो तीनों नाम से इसको बुलाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। मीन्स कि इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर आईसी कहते हैं, क्या कहते हैं आईसी, क्लियर है, आईसी। अब यहाँ पर आईसी का मतलब क्या होता है इंडिफरेंस कर्व का, तो बता देना कि जो तटस्थ वक्र क्या होता है कि वो उपभोक्ता की आय के आधार पर क्या होता है कि 2 वस्तुओं का जो विभिन्न संयोग होता है तो उन विभिन्न संयोगों को एक रेखा चित्र की सहायता से क्या करता है प्रस्तुत करता है, ठीक है। जो वक्र पर स्थित जो प्रत्येक बिंदु होता है वो क्या होता है उपभोक्ता को क्या होता है एक सामान क्या होता है वहां पर संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं तटस्थ वक्र कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर इसी को तटस्थ वक्र, क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखो। अब इसका जो फिगर होता है देखो, अभी यहाँ पर इसका स्लोप कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। कई बार ये टॉपिक आपका पेपर में पूछा गया है कि जो आईसी कर्व होता है, ठीक है, ऐसा करके आपका कर्व बनता है जिसमें 3-4 लिख सकते हो आईसी कर्व। तो इसका मतलब क्या होता है, तो हमेशा देखना भाई जो आपका आईसी, ठीक है, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करते, ना तो ये एक्स एक्सिस को ना तो ये वाई एक्सिस को कभी काटते हैं, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ पर देखो आपको क्या नोटिस करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नोटिस ये करना है कि जो आपका आईसी जो टॉप होगा, ठीक है, सबसे ऊपर होगा, तो वहां पर क्या होगा कि उपभोक्ता के द्वारा जो भी 2 वस्तुओं को कंज्यूम किया जा रहा है, तो उस 2 वस्तुओं के कंजप्शन पे क्या होता है, उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, अपनी इनकम को क्या कर रहा है, वहां पर खर्च कर रहा है। क्या कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम को वहां पर क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ये टॉपिक भी आ जाएगा। अब देखो भाई सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक कह सकते हैं यहाँ पर पेपर में बना हुआ है, ठीक है। आपसे ये दोनों क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका बजट रेखा, ठीक है। तो बजट रेखा क्या होती है, डायग्राम में भी आगे देखें, इसका आपका फॉर्मूला याद है ना, बजट रेखा का फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरा क्या होता है बजट सेट का। ये भाई डिट्टो आप इसको लिख लेना, इसको याद कर लेना, पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बजट लाइन होती है, बजट रेखा होती है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बजट रेखा का डायग्राम बनाए ना, तो जो बजट रेखा हमारी होती है, सिंपल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो बजट, हाँ, बजट रेखा बिल्कुल एज ए स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, 2 वस्तु कंज्यूम करेंगे, तो कह रहे हैं कि जो बजट लाइन होती है, इसमें परिवर्तन कैसे आ सकता है, इसके परिवर्तन के क्या रीजन है, ठीक है। तो बजट लाइन में भी परिवर्तन आने के सिर्फ 2 कारण है। क्या है, 2 कारण है। पहला हमारा क्या होगा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, दूसरा क्या होता है यहाँ पर एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन। इस 2 तरीके से क्या होता है, जो बजट लाइन होती है उसमें क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, बजट लाइन में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम यहाँ पर आगे देखते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। देखिए अब इसको हम बजट लाइन में परिवर्तन कैसे करेंगे, ठीक है। तो 2 बेस पे हमारे को बताना है, एक क्या होता है इनकम के बेस पे, दूसरा हमारा क्या होता है उसके प्राइस के बेस पे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें पहला पॉइंट आपका, तो यहाँ पर पहले के पॉइंट पे बेस पे यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या बजट लाइन है, ठीक है, ये हमारी क्या यहाँ पर बजट लाइन है, ठीक है। ये वाई एक्सेस हो गया, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। ये हमारा एक्स वस्तु हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया वाई वस्तु हो गया, क्या आ गया वाई वस्तु, ठीक है। अब ये मान लो नॉर्मली हमारी क्या बजट लाइन है, क्या है बजट लाइन, क्या नाम है ए बी, ठीक है। अब अगर सोचो उपभोक्ता परिवर्तन मीन्स कि आपको 2 केस देखना है कि या तो कोई चीज़ वहाँ पर क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगा बढ़ेगी, या तो कोई चीज़ कम होगी, कमी होगी, ठीक है। तो अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो सोचो दोनों वस्तुओं का जो कंजप्शन होगा क्या होगा बढ़ा दोगे, ठीक है। तो मीन्स की जो बजट रेखा होगी क्या होगी, वो आपकी वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, मतलब कि आपका ए डैश हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डैश हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या, ये किस चीज़ को दिखाता है, ये दाईं ओर को, किसको, ये दाईं। मैंने अभी लास्ट आपको बताया था पीपीसी में कि जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी ग्राफ अगर वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो सीधा सा उसका लॉजिक है भाई कि उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो वृद्धि को दिखा रहा है, ठीक है। अगर उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो जो बजट लाइन होगी आपका क्या होगा, लेफ्ट वर्ड क्या होगी, शिफ्ट रहेगी। तो ये जो आपका दिखाएगा यहाँ पर, ये क्या होगा, ये बाईं ओर का दिखाएगा, क्या दिखाएगा, बाईं ओर को, कमी को दिखाएगा, ठीक है। ये वृद्धि को, ये कमी को दिखा रहा है, ये क्या होगा आपकी वृद्धि हो, किसकी, इनकम की, ठीक है। अब कह रहे कि अगर मान लो वस्तु एक्स और वस्तु वाई की कीमत में क्या करे, परिवर्तन करे, ठीक है। सिंपल है, मान लो यहाँ पर जो भी है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास 2 ग्राफ है, ये वस्तु एक्स का केस लेते हैं, तो ये हमारी मान लो बजट लाइन है, क्या है, ये बजट लाइन है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारी बजट लाइन है, ठीक है। ये मान लो वस्तु आपका क्या हो गया एक्स, ठीक है, और यहाँ पर वस्तु क्या हो गया, अगर हम बात करें वस्तु वाई, ठीक है। अब अगर मान लो हम एक्स वस्तु कीमत में क्या करते हैं, कमी करते हैं, तो एक्स वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगी हमारी जो बजट लाइन यहाँ पर क्या होगी, शिफ्ट होएगी, ठीक है। ऐसा करके अगर एक्स वस्तु कीमत में बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो एक्स वस्तु की जो मांग होगी क्या होगी, घट जाएगी, दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये मान लो आपका जैसे ए पॉइंट हो गया, ये क्या आपका बी, ये B1 हो गया, ये क्या हो गया B2 हो गया, ठीक है। इस केस में हमारा क्या दिख रहा है कि अगर हम एक्स वस्तु कीमत को बढ़ाते हैं तो हम क्या बाईं ओर शिफ्ट रहेंगे, अगर एक्स वस्तु कीमत में घटाएंगे तो हम क्या दाईं ओर शिफ्ट रहेंगे, ठीक है। ये किसका होगा, एक्स वस्तु के केस में, ठीक है। सेम अगर हम मान लो यहाँ पर लिख देना कि एक्स वस्तु केस है, कौन सा केस है, ये एक्स वस्तु का केस है यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वाई वस्तु का कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो जो वाई वस्तु क्या है, वाई वस्तु का केस है, ठीक है। तो ये क्या हमारी मान लो बजट लाइन हो गई, बजट लाइन मान लो ए बी हो गया, क्लियर। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक्स वस्तु जो वाई वस्तु होती है उसकी कीमत को कम करते हैं, तो कीमत कम होगी तो कहोगे सर डिमांड ऑटोमेटिक क्या होगी, तो डिमांड आपकी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो बजट लाइन हमारी क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, कहाँ पर, दाईं ओर, ठीक है। अगर हमारी जो वाई वस्तु है उसकी कीमत में हम क्या कर देते हैं, वृद्धि, तो बजट लाइन हमारी क्या होगी, लेफ्ट हो जाएगी, कहाँ पर आएगी, ये बाईं ओर आएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा किसमें होता है, ध्यान रखना आपको जो पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। बजट लाइन से लेके आपके जो ग्राफ्स बनेंगे, बस इतना हो सकता है, इससे आगे जो बजट के
केस में कोई ग्राफ क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। तो इतना आप लोग नोटिस रखोगे, ध्यान रखोगे इसमें क्या करना है। तो अब हम आगे देखते हैं आगे हमारे और कौन से ग्राफ के कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि अभी हमने बजट के कॉन्सेप्ट को देखा और इसके अलावा जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता था, आईसी कर्व होता था, उसको देख लिया था भाई। अब हमारी बारी चलते हैं कहाँ पर, डिमांड के साथ, ठीक है। डिमांड में कौन कौन से ग्राफ आते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या डिमांड के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं भाई, बिल्कुल ऑफकोर्स कर सकते हैं। और यार एक चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि अगर आपको जो डिमांड वगैरह का हो गया क्वेश्चन, ठीक है, डिमांड का, सप्लाई का हो गया, ठीक है, या कॉस्ट का, अगर आपकी पूरी कंप्लीट वीडियो चाहिए ना तो प्ले लिस्ट को चेक करो, वहां पर एक हमारी होगी प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने आपको बना रखा है भोकाल सीरीज भाई, उसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, आप लोग वहां पर उसको भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो डिमांड में हमारा क्या क्या टॉपिक्स बनता है। डिमांड में देखो ग्राफ एक ही टॉपिक है जो कि हमारा मांग वक्र पर क्या होता है, संचलन, ठीक है। मांग वक्र पर क्या होता है, संचलन। इसी को ना पेपर में भाई मांगी गई मात्रा भी कहते हैं। मांगी गई मात्रा में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये दो प्रकार का होता है, पहला मांग वक्र में संकुचन और दूसरा क्या होता है, मांग में विस्तार, ठीक है। अब बात करते हैं केस दो बनते हैं आपके, ठीक है। केस आपके जो होते हैं, केस आपके यहाँ पर दो बनेंगे, पहला एक आपका मांग वक्र में संचलन, ठीक है, और दूसरा जो हमारा केस बनता है भाई वो मांग वक्र में खिसकाव, ठीक है। दोनों में कॉमन से डिफरेंस हम क्या समझते हैं कि देखो मांग वक्र पे संचलन या फिर मांगी गई जो मात्रा होती है उसमें जो भी चेंजेस आता है ना वो हमेशा क्या होगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होगा। इसको नोट बनाकर कहीं लिख लेना कि भाई जब भी मांग वक्र पर खिसकाव संचलन पढ़ोगे तो यहाँ पर जो भी चेंजेस आता है वो वस्तु की कीमत के कारण आएगा, या तो कीमत बढ़ेगी या तो कीमत क्या होगी, घटेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो अदर जो थिंग्स होंगी, मीन्स की जो अन्य बातें होंगी वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, वो स्थिर रहेंगी, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, अगर मांग में आपको खिसकाव पढ़ना है, ठीक है, अगर मांग में क्या पढ़ना है, खिसकाव, तो यहाँ पर क्या आपको समझना है कि इसमें जो भी चेंजेस आएगा वो आपकी प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट होगी, बाकी जो अन्य कारक होंगे, जो अन्य बातें होंगी उसके कारण होगा, इतना ध्यान रखना। अब ये कह रहे हैं कि मांग वक्र पे संचलन दो प्रकार का होता है, पहला मांग वक्र में संकुचन और दूसरा क्या होता है, मांग में विस्तार। अब कह रहे हैं संकुचन। संकुचन मतलब कि हमारी डिमांड को कम कब, सिकुड़ कब जाएगी। अब मैंने क्या था दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या चिपकाओगे भाई, हमें सर ने बताया कि मांग वक्र पे संचलन किसके कारण, कीमत में। अब आप कॉन्सेप्ट सोचो भाई कि अगर हमारी, ठीक है, कीमत बढ़ेगी तो हम कम खरीदेंगे फिर ज्यादा, या कीमत घटेगी तब, और हमें क्या करना, अपनी मांग को कम करवाना, संकुचित करवाना उसको, ठीक है। तो कहोगे सर जब कीमत बढ़ेगी तभी तो, क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि अगर भाई हमारी कीमत बढ़ेगी तो हम ऑटोमेटिक क्या होता है, कम खरीदना शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब जब मांग वक्र में संकुचन कब होगा, तो यहां पर कहोगे कि जब प्राइस क्या होगी, जो प्राइस होगी, ठीक है, जो प्राइस होगी वो क्या होगी, प्राइस क्या होगी, यहां पर क्या हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हमारी मांग में संकुचन आएगा। अब जैसे ग्राफ में आपको क्या दिखाया जा रहा है, देखो यहाँ पर ग्राफ में कि ये मान लो नॉर्मली आपका क्या, यहाँ पर अगर हम कीमत को क्या करें, बढ़ा दे, तो अब आप देखो कीमत को जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाया, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर कीमत बढ़ाया तो जो हमारी मांग हो गई यहाँ पर क्या हो गई, घट गई, ठीक है। मांग पहले इतनी होती थी, अब घट कर क्या इतनी हो गई, ठीक है। तो यही हमारा अगर हम बात करेंगे क्या कहलाएगा आपका, मांग में संकुचन। क्या होता है, मांग में संकुचन, ठीक है। ध्यान रखना कब होगी, क्योंकि जब सर कीमत क्या होगी, कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। अब कह रहे कि हमारी मांग को बढ़ाना है, ठीक है, हमारे डिमांड को बढ़ाना है, तो अब सोचो हम ज्यादा सामान कब खरीदेंगे, कीमत के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो क्योंकि जब सर कीमत क्या हो जाए, डाउन हो जाए। तो अब देखो यहाँ पर कीमत अगर हम डाउन करते हैं, ठीक है, अगर मान लो कीमत ये रही, तो अगर मैं कीमत को डाउन करता हूँ तो कीमत डाउन हो गई, जैसे हमारी डिमांड देखो क्या हो गई, ऑटोमेटिक क्या हो गई, ये बढ़ गई इधर, ठीक है। तो ये क्या दिखाएगा, हमारा विस्तार को दिखाएगा। क्या दिखाएगा यहाँ पर, विस्तार की जो मांग होती है, मांग हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। किस केस में, तो आप बता दोगे जब कीमत में क्या होती है, यहाँ पर कमी होगी। और संकुचन कब होगा, जब कीमत में क्या होगी, यहाँ पर कीमत में वृद्धि होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। मांग वक्र पे संचलन क्या होता है, किसके कारण होगा, कहोगे कीमत के कारण होता है, अन्य बातें वहां पर क्या कांस्टेंट रहेगी। और इसमें मांग वक्र में खिसकाव किसके कारण होगा, तो कहोगे सर वो जो हमारे अदर थिंग्स के कारण होगा, लेकिन वहां पर प्राइस क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी, ठीक है। इस चीज से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि हमारा देखो मांग में क्या कह रहे हैं, खिसकाव। बात आती है प्राइस कांस्टेंट, अदर थिंग्स क्या होगी, वहां पर चेंज होगी, ठीक है। तो कह रहे कि अब मांग में कमी। अब अदर थिंग्स में क्या होता है, मैंने कहा था कीमत को छोड़कर बाकी जैसे आपको पता था उपभोक्ता की आय हो गया, संबंधित वस्तु हो गई, ठीक है, उपभोक्ता की फैशन रुचि वगैरह होगी, बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या, ये सारे पॉइंट है। तो अब कह रहे मांग में कमी, ठीक है। मांग में कमी हमारा कब केस होगा, तो जब हम क्या होता है, ठीक है, सुन लो, जब अगर हम मान लो उपभोक्ता की आय में कमी होती है, ठीक है, ऐसा करके, या फिर जब उपभोक्ता की रुचि और फैशन में क्या होता है, वो प्रतिकूल परिवर्तन होता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी
हमारी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, वो इस साइड आपकी शिफ्ट हो जाती है। क्लियर है क्या कह रहा हूँ, डिमांड जो होती है हमारी इस साइड क्या होती है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये, और कह रहे कि जब हमारी मांग में वृद्धि करवानी है तो कहोगे अगर इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी ऑटोमेटिक मांग बढ़ जाएगी, और इसके अलावा अगर उपभोक्ता की फैशन रुचि में क्या होता है, अच्छा चेंज होता है। ठीक है, तो हमारी मांग क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या होगी, यहाँ पर ये आपकी राइटवर्ड शिफ्ट आएगी, क्या होगी, D1 आपका D1। ठीक है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है, तो कहोगे सर ये बाईं ओर को, मीन्स की जो लेफ्ट होता है लेफ्ट साइड में, और ये किस चीज़ को दिखा रहा है, कहोगे सर ये क्या होता है, दाईं ओर को। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ बाईं तरफ जाती है तो उसमें कमी होगी, और जब कोई चीज़ क्या आती है राइट वर्ड जाती है तो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। भाई कॉन्सेप्ट अच्छा है, बिल्कुल पकड़ के रखना। ठीक है, तो ये बस हमारा जो डिमांड के चैप्टर में क्या होता है, इतनी ग्राफ आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आगे का टॉपिक। तो अभी तक हमने जैसे डिमांड का देखा, तो भाई डिमांड और जो सप्लाई होता है इनकी एक अपनी खुद की लव स्टोरी होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डिमांड और जो सप्लाई में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिमांड और जो प्राइस होती है, मतलब डिमांड और प्राइस के उनके बीच में नेगेटिव होता है, और वहाँ पर क्या होता है जो सप्लाई होती है उसमें सप्लाई और प्राइस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हमें दो ही ग्राफ आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट करना है। पहला कह रहा है कि पूर्ति वक्र में संचलन, पूर्ति वक्र में खिसकाव, वही कॉन्सेप्ट होगा। अगर देखो एक चीज आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपको अगर ना भाई ये दोनों चैप्टर नहीं आते ना, तो आप क्या करो, बस एक ही चीज, या तो चाहे पहले डिमांड का कवर कर लो या तो सप्लाई का, दोनों मत पढ़ो, कर एक पढ़ो बस। ठीक है, एक अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया ना तो वही दूसरा जो चैप्टर होगा आपका सेम उसका इनवर्स होगा, उसका अपोजिट होगा। ये भाई बहुत अच्छी ट्रिक होती है। जब भी मैं अपनी क्लास में, चाहे ऑनलाइन हो गया फिर ऑफलाइन वगैरह में, जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बस डिमांड पढ़ाऊंगा, और डिमांड के बाद डायरेक्ट में क्या सप्लाई पढ़ा देता हूँ, और सप्लाई ऐसा खत्म हो जाता है ना, पता भी नहीं चलता। क्यों, क्योंकि भाई पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो इसकी जस्ट उल्टी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि जब भी अगर डिमांड का रिवीजन करना है, सप्लाई का एक पढ़ लो, एक अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, वही सेम केस हमारा आ रहा है कि पूर्ति वक्र में संचलन किसके कारण होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। कहोगे सर यहाँ पर कीमत के कारण, और यहाँ पर जो अन्य थिंग्स होगी, जो अदर बातें होंगी क्या होंगी, कांस्टेंट होगी। दूसरा कह रहे हैं पूर्ति वक्र में खिसकाव क्या होगा, किसके कारण होगा, तो कहोगे सर यहाँ पर अदर थिंग्स के कारण, और यहाँ पर जो अन्य बातें होंगी क्या होगी वो, ठीक है, उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन प्राइस यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या कहता है, ठीक है, देखो अब यहाँ पर करें ये दो प्रकार का होगा, एक पूर्ति वक्र में संकुचन, दूसरा पूर्ति वक्र में विस्तार। पूर्ति वक्र में कमी और यहाँ पर क्या होता है, वृद्धि। ठीक है, तो ग्राफ पे आते हैं। तो ग्राफ सबसे पहले भाई सप्लाई का ग्राफ आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि सप्लाई का ग्राफ हमेशा क्या पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर क्या करना, संकुचन करना, अपनी सप्लाई को कम करवाना है। ठीक है, तो मान लो ये तो नॉर्मली आपकी प्राइस हो गई। ठीक है, ये रहा नॉर्मली, मान लो यहाँ पर प्राइस हो गई। ठीक है, ऐसा करके अब मेरे को सप्लाई कम करवाना है, तो आपको पता है कि इनमें पॉजिटिव रिलेशन होगा। अगर प्राइस बढ़ाऊंगा तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस घटाऊंगा तो सप्लाई कम होगी। तो मैं ऑटोमेटिक क्या कर दूंगा, प्राइस को डाउन कर दूंगा। ठीक है, तो हमारी सप्लाई भी देखो क्या होगा, यहाँ पर कम होगी। ठीक, ये देख रहे हैं, तो ये जो केस होगा हमारा, ये केस ही क्या कहता है हमारा यहाँ पर संकुचन को, क्या कहता है, संकुचन। क्यों, क्योंकि जैसे हमने प्राइस को डाउन किया तो हमारी सप्लाई भी क्या होगी, यहाँ पर डाउन हो गई। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे, माइंड में ध्यान रखोगे। उसके बाद अगर हमारे को सप्लाई को बढ़ाना है, क्या करूं, अगर हमारे को सप्लाई को यहाँ पर बढ़ाना है, तो जैसे मान लो कीमत ये रेट है, ये क्या हो गया एस, और यहाँ पर क्या एस हो गया, तो क्योंकि सर प्राइस को आप ऑटोमेटिक इंक्रीज करो। क्यों, क्योंकि आपको पता है डिमांड और सप्लाई की अपनी क्या होती है, खुद की लव स्टोरी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, ये हमारे यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, तो इसी केस को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पूर्ति वक्र में विस्तार। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग बता सकते हो कैसे होगा, तो जब हमारे को कीमत बढ़ेगी, ठीक है, जब हमारे को कीमत क्या होगी, जो कीमत क्या होगी बढ़ेगी, तो हमारे को तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। वैसे अगर हम बात करते हैं पूर्ति वक्र में कमी, तो यहाँ पर भी वही अदर थिंग्स की रहेंगी। ठीक है, अदर थिंग एक्स को यहाँ पर। ठीक है, तो अब एक चीज कंसेप्ट ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो डिमांड और सप्लाई, डिमांड जो कर्व होता था उसमें जो वृद्धि होती थी ऊपर की साइड होती थी, लेकिन सप्लाई में क्या होगी, ये पीछे की साइड होगी। ठीक है, मीन्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जो डिमांड होगा इसमें कमी करना, तो कमी हमारी क्या होती है, हाँ कमी जो हमारी होगी नीचे की साइड होगी। कहाँ पर होगी कमी, हमारी इधर आगे की साइड, यहाँ सप्लाई के कर्व में। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करेंगे, ठीक है, तो ये किस में दिखाएगा, ये आपका कमी में। वैसे सेम अगर हम बात करते हैं किसमें, जो आपका पूर्ति वक्र में वृद्धि, वृद्धि का केस हमारा क्या कहलाएगा, ये ऊपर की साइड जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, नीचे इधर। ठीक है, इस साइड, ये चीज ध्यान रखना आपको, पीछे की साइड। क्योंकि डिमांड में हमेशा क्या होता था कि जो भी वहां पर वृद्धि होती थी ऊपर होती थी, तो इसमें क्या होगा, वृद्धि नीचे होगी। और डिमांड में कमी क्या होती थी, नीचे होती थी, इसमें कमी क्या होगी, ऊपर होगी। ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट होना चाहिए। तो डिमांड और सप्लाई के जो ग्राफ होते हैं यहाँ तक ये रहता है। क्लियर है यहाँ तक।
और अब देखो भाई हमारा जो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये जो वीडियो आपकी थोड़ी सी काफ़ी लेंथी हो जा रही है, ठीक है, लगभग आपकी 25 से 26-30 मिनट के आसपास की पूरी कंप्लीट वीडियो है। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो भी हमारे चैप्टर मीन्स की जैसे कॉस्ट का चैप्टर हो गया, ठीक है, कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डायग्राम होता है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट आपको एक वीडियो मिल जाएंगे, और उसमें आपका जो आपका होता है, ठीक है, जैसे TR वगैरह का वो कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है, मतलब कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हमारी ये जो डिमांड और सप्लाई तक का था, यहीं तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक। इसके बाद जो भी हमारा सेकंड पार्ट होगा तो उसके अंदर हम परिवर्तन अनुपातों का नियम, ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके कॉस्ट के क्वेश्चन होते हैं वो, और बाकी जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे उस वीडियो के अंदर मैं समेट दूंगा, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी भाई, आपको वीडियो को देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, और यार बढ़िया से मेहनत करिए, ठीक है। और आप लोगों को मैंने कहा था कमेंट करके बताओ कि भाई अगर आपको बता ये जानना है कि पेपर कैसे लिखना, पेपर का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस यार आप जाते जाते क्या करो यार, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को आप लोग यहाँ पर ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।